सभी को संगम नमामि। आज मुझे कॉन्सेप्ट के लिए संघ ने आदेश किया है, मैं हाजिर हूँ और संघ को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आज बुद्ध ने कैसे संघ को बनाया, संघ कैसे तैयार हुआ और हमें कैसे करना है, तो थोड़ा सा इस पे मैं अपना विचार रखूंगी। जो प्रभावशाली समर हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, समर लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नेता, मंत्री, धनवान, दबंग की तरह काम कर रहे हैं। आवाज आ रही है? की तरह काम कर रहे हैं। उनके लिए समर संघ की पॉलिसी क्या है? बुद्ध ने जब संघ समझना आरंभ किया, तब सबसे पहले उन्होंने परिचित साथियों को जोड़ा। फिर जो अपना अपना ध्यान योग अध्ययन कर रहे थे उनको जोड़ा। जो लोग कम अहम यानी अहंकार वाले थे, वे स्वयं बुद्ध के पास चलकर आए, अपना विचार मत सामने रखा। बुद्ध ने सुना, भिक्खु संघ ने सुना, भिक्खु संघ ने अपना मत रखा, तर्क हुआ और तर्क में जो सही साबित हुआ वह माना। कुछ लोगों में जिनमें अहम वहम हद से ज्यादा था, तो बुद्ध संघ के साथ उनके पास गए, पर गए उन्हीं के पास जिनको थोड़ी सी भी समझने की गुंजाइश थी। वहां भी उनका मत सुना, अपनी खोज बताई, तर्क वितर्क हुआ, सही जाना, सही माना। तर्क वितर्क से बातें साफ हुई। लोग भिक्खु संघ में आए, राजा भी आए, बुद्ध के परिवार के लोग भी आए, सेनापति भी आए, साधु संत भी आए, किसान भी आए, व्यापारी भी आए, महिलाएं भी आई, कुछ बच्चे आए, नौजवान आए, नर नारी, नगर वधु भी, रानी भी, यानी सभी प्रकार के लोग आए। बुद्ध ने भिक्खु संघ के नियम दिए, पर समर संघ के नियम भी कुछ उससे मिलते जुलते ही हैं। समर संघ सभी ज्ञानी लोगों से संपर्क करता है। कुछ ज्ञानी लोग समर संघ से संपर्क करते हैं, चर्चा होती है, नियमों पे बात होती है, ज्ञानियों को संघ के बारे में बताया जाता है, संघ के बारे में बताया जाता है। जिनको अच्छा लगता है वह संघ में अपने आप तुरंत जुड़ जाते हैं। जिनको नहीं ठीक लगता वे इंतजार करते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेली तीली झाड़ू की तरह सफाई नहीं कर सकती, अकेला व्यक्ति सामाजिक काम में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जो व्यक्ति किसी खास पोस्ट पर है, वे उस पोस्ट पोजीशन से कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं, पर सभी काम नहीं कर सकते। अलग अलग दिशाओं में हवा चलने से कोई तूफान नहीं आता। जब सारी हवाएं एक दिशा में चलती हैं, तब तूफान आता है। ठीक इसी प्रकार से प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव से थोड़ा बहुत काम तो कर सकता है, पर मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, ना किसी को पहुंचा सकता है। प्रभावशाली व्यक्ति प्रभाव के कारण अंधा हो जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि ऐसे कितने ही लोग आए और चले गए। लोग प्रभाव से जुड़ते हैं, अपने किसी मकसद से, ना कि विचारधारा से। पर व्यक्ति को लगता है कि उसमें कुछ बात है। जो लोग उससे जुड़ रहे हैं, इसके बहुत से उदाहरण हैं। एक अफसर जो समाज सेवा में उतरता है, बस लोग उससे उससे इसलिए ज्यादा जुड़ते हैं कि वह अफसर है, कुछ काम आएगा। यदि 4 अफसर समाज सेवा में उतरते हैं, तो वे चारों समाज सेवा करते हैं, पर एक साथ नहीं आते, बल्कि कुछ मामलों में तो वे
एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं। ये इस कारण ये एक साथ नहीं आते, बल्कि कुछ मामलों में वे एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं। इस कारण उनकी समाज सेवा व्यक्तिगत तक सीमित रह जाती है। सामाजिक समाज सेवा नहीं होती। सीधे शब्दों में कहें तो वे कोई समाज सेवा नहीं कर रहे। समाज के लिए वे समाज सेवा के बदले कुछ चाहत के लिए समाज सेवा करते हैं। ठीक ऐसा ही किस्सा बुद्धिजीवियों, लेखकों और प्रोफेसर, मीडिया नेता आदि भी हैं। अधिकतर तो राज्यसभा की एमपी की सीट चाहिए, कुछ को मलाईदार पोस्ट चाहिए, कुछ को नाम और प्रसिद्धि चाहिए, कुछ को पैसा और कुछ को मंच माला भाषण, कुछ को सब कुछ चाहिए। पर कुछ अच्छे भी हैं। जो अच्छे हैं वे समर्थन को ढूंढ ही लेते हैं। अकेला जब चना फोड़ नहीं सकता, पर चनों का संग भार को फोड़ सकता है। इसलिए हर एक प्रभावशाली व्यक्ति को अपने प्रभाव को और बढ़ाने के लिए उस प्रभाव का संग में विलय कर देना चाहिए और संघ के सामूहिक प्रभाव से सामाजिक कार्य करना चाहिए। इससे उनका व्यक्तिगत विकास भी होगा और सांघिक लाभ भी होगा। संघ का प्रभाव अजर अमर है, व्यक्ति का प्रभाव जड़ और मर होता है। बुद्ध ने दुनिया में सबसे पहले कैडर देकर भिक्खु भिक्खुणी बनाए, जो बाद में प्रचारक या समर संघ की भाषा में वक्ता, महापुरुष की बातों को बताने वाले प्रवक्ता यानी स्पोक कहते हैं। प्रचारक का एक ही काम है, संघ का विचार, संघ की नीति, संघ का कार्य, संघ की बातों को हर समय हर किसी समरा समरी तक पहुंचाना। संघ की प्रचारक सामग्री, संघ की संगीति की बातें हर समर तक हर समय बार बार पहुंचाना। तब यह काम भिक्खु प्रचारक पैदल चलकर करते थे, मुंह से बोलकर करते थे, कथा कहानी, जातक कथा, नाटक मंच से करते थे। पर आज बहुत से तरीके हैं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अखबार, पत्रिका, किताब, हैंडबिल, पर्चा, फ्लैक्स, बैनर, कैलेंडर, डायरी, गीत, संगीत, नाटक, फिल्म, पोस्टर, टी शर्ट, बिल्ला, बैच, वॉल राइटिंग, स्टिकर, मेमेंटो, चाबी, छल्ला, टोपी, यानी कि बहुत सारी चीजें। बी घर में तस्वीर टांगना, डीपी लगाना, बी के साथ फोटो, थैला, शादी के कार्ड आदि बहुत सारी चीजें जो है आज के तरीके से प्रचार किया जा सकता है। जीतेगा वही जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, इतिहास, नीति, विचार का प्रचार करेगा। आप लाख अच्छे हैं और सच्चे भी हैं, आप हार जाएंगे यदि आपने अपने सच्चे और अच्छे होने का दुनिया में प्रचार नहीं किया। इसलिए मक्कार और गद्दार लोग कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने झूठ प्रचार को चारों तरफ फैला देते हैं। एक झूठी बात यदि 3 बार लगातार कही जाए तो वह कुछ समय के लिए सच्ची दिखाई देने लगती है। इसलिए यदि आप सच्चे हैं तो भी आपको अपना प्रचार करना ही होगा, अन्यथा आपके अपने बच्चों की नस्ल ही खत्म हो जाएगी। संघ चारिका सफलता की कुंजी है, यानी कि हमेशा चलते रहना और संघ के लिए काम करना, यही इसकी कुंजी है।
जब इस जगह का नाम जब हम इस देश का नाम भारत नहीं था, महाभारत भी नहीं था, बुद्ध से पहले की बात है। बुद्ध की आभा में रत रहने के कारण इसका नाम आभारत पड़ा। फिर साइलेंट हो गया और केवल भारत कहने लगे। उस समय यहाँ के मूल निवासी की समता समानता के गुण के कारण एक पहचान बनी। जब भारत में बाहर के लोग आने लगे, अरब से, समुद्र के रास्ते सीरिया से, समुद्र के रास्ते ईरान से, पहाड़ों के रास्ते रेत राजस्थान से, मध्य एशिया के पहाड़ों रास्ते यूरेशिया यूरोप से, पहाड़ों के रास्ते मंगोल से, पहाड़ों के रास्ते यूरोप से, समुद्र के रास्ते, तब यहाँ के समर मूल निवासियों ने असमानता का व्यवहार करने वाले एक विपरीत उलट विरोधी विचारधारा यानी उल्टी संस्कृति वाले, उल्टी भाषा वाले और उल्टी सोच के कारण उन्हें हम समरों ने एक नाम दिया बमण, विपरीत विरोधी संगति, कल्चर के बमण की संगति संस्कारित कर आधा जोड़ कर बमण यानी कि बमण, कभी बमन, कभी ब्राह्मण, इस तरह से उनके नाम रहे। भारत में मूल निवासी हैं, समर भारत के आज के बहुजन हैं। यदि आप थोड़ा भी सोचेंगे तो आप तो पाओगे कि भारत में 13 प्रकार के लोग घुसपैठ कर भारत में घुसे। ये सब सीरिया, अरबी, मंगोलिया, एशिया, यूरोप यानी कई रास्तों से आए। बमण यानी ब्राह्मण करके आज ये आप अपने आप सीरिया, ब्राह्मण, मंगोलिया आदि हैं के नाम से पुकारते हैं। समर लोगों ने इनको एक पहचान दी। पहचान के कारण ये आपस में इकट्ठा हुए। जितने भी एशिया के देशों के लोग रहते हैं वे तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। एशिया के नाम से भारत में भारतीय, पाकिस्तानी, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली के लोगों का झगड़ा है, मगर इंग्लैंड में यह सब एशिया के नाम पर साथ साथ रहते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। किसी प्राकृतिक नियम के कारण सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करने लगे और बमनों ने एक संघ बनाया और मजबूत होते गए, सारा व्यापार करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पहले घुसपैठ की, फिर व्यापार किया, फिर शासन में दखल देने लगे, फिर शासक बन गए। यही सारी दुनिया में होता रहा है। यही प्राकृतिक नियम है। जो ताकत बढ़ाता है और बढ़ाता जाएगा, उसकी काली शक्तियां भी बढ़ती जाएंगी। यदि वह बुद्ध की तरह समता और शांति का अभ्यास नहीं करता है तो अल्पसंख्यक यानी ज्यादा दिनों तक बहुसंख्यक का शोषण नहीं कर पाता। जैसे फ्रांस में हुआ, जैसे जर्मन में हुआ, लोगों ने अल्पसंख्यक यहूदियों को लाखों की संख्या में मारा, वैसे ही अल्पसंख्यकों का अंत होता है। यह भी प्राकृतिक नियम है। आप भारत में भी इसे देख सकते हैं। जैसे मुगल अरबी लोगों का शासन खत्म हुआ, अंग्रेजों ने किया, फिर अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ। इसी तरह से ये चलता रहता है। अगर हम अल्पसंख्यक की बजाय बहुसंख्यक हो जाते हैं तो निश्चित ही हमारा संघ आगे बढ़ सकता है और हम पूरे देश पर अपना कब्जा कर सकते हैं और संविधान के द्वारा जो भी कुछ बाबा साहब ने दिया है वो सब हमको मिल सकता है। तो किस तरह से लोग षड्यंत्र करते हैं, किस तरह से समरों को
एक दूसरे से लड़ाते हैं, झगड़ा कराते हैं, अलग-अलग करते हैं। उन चीज़ों को समझते हुए अगर सारे समूह इकट्ठे हो जाएँ और इन चीज़ों को पर ध्यान ना दें, आगे बढ़ें, तो निश्चित ही हम बहुत आगे निकल सकते हैं और इस देश को अपने समणों के तरीके से, अपने महापुरुषों के तरीके से चला सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे।